अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू। थैंक यू आरजू जी फॉर इनवाइटिंग मी। सर आज हम ऑलवेज। बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसका बहुत हंगामा था कि कुछ नेवल ऑफिसर्स जो हैं वो कतर में, आप जानते हैं कि उनको अरेस्ट किया गया था, उस पे फिर कहा गया उन्हें सजा हुई और एक हंगामा कई तरफ, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आपके यहाँ भी कई लोगों ने बड़ी मिठाइयाँ बांटी और बड़ा एक हल्ला गुल्ला सरा। और अब उसके बाद पहले तो उनकी वो सजा खत्म हुई और आज उनको जो है वो रिहा कर दिया गया है, यानी उन्हें रिलीज कर दिया गया है वहां से, जेल से। क्या कहेंगे आपके, ये किसकी सक्सेस है? ऑफ कोर्स डॉक्टर जयशंकर का नाम लिए बगैर मैं नहीं रह सकती कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो यकीनन ऐसी है जिससे बहुत सी कंट्रीज को बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, जयशंकर साहब एक बहुत ही एबल और बहुत ही जिसे कह लीजिए इफेक्टिव फॉरेन मिनिस्टर हैं। बट ये सारा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसमें एक बिकॉज देखिए, ये राजा के द्वारा किया गया एक्ट है। ये जो कतर है ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि वो किसी फॉरेन मिनिस्टर के कहने पे सुन लेंगे। दिस इज किंग टू किंग टॉकिंग, ठीक है ना। तो अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व के द्वारा के अलावा किसी और चीज को श्रेय देंगे, सबका इसमें श्रेय होगा। जो वहाँ के हमारे लॉयर्स रहे होंगे, जो कतर के लोकल लॉयर्स रहे होंगे, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी रही होगी, काउंसुलेट रहा होगा, सबका कंट्रीब्यूशन है। बट ये तो ऑर्डर मिल गया होगा कतर के जो अमीर हैं उनके द्वारा ना, कि भाई देखो अब ये तो चलो। इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक राजशाही में अंतर होता है ना। तो इट्स एन ऑर्डर गिवन बाय द एमिर और हम इसका स्वागत करते हैं। बहुत ही समझ लीजिए एक्सट्रीम केस है, डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना। आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी 3 से 4 महीने में। ओनली मोदी जी कैन डू इट। जिसे कहते हैं मगर मोदी है कैसे तो पॉसिबल? मुमकिन है। बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं कि, लेकिन ये तो मोदी जी ने जैसे कहते हैं चमत्कार ही दिखा दिया कि चमत्कार। एकदम आप समझे, उनको डेथ पेनल्टी मिली थी और उधर से वो अब भारत भी पहुंच चुके हैं। आपके ख्याल से कैसे पॉसिबल हुआ ये सब? ये भाई, ये तो मोदी जी एक तो बताते नहीं है। द मैन स्पिल्स वेरी लिटिल बीन्स। जब मोदी जी का 10-15 साल जो भी बचा है कार्यकाल, जब खत्म होगा और वो अपनी मेमोयर लिखेंगे, एंड आई होप कि कोई लिख रहा होगा, तो बहुत सी चीजें हमें जानने को मिलेंगी। और बट ये तो इसमें मैं श्रेय देना चाहूंगा तो आई गेस इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी जी। चूंकि ये जो पूरा का पूरा डील हुआ था ये इटली के साथ हो रहा था, जो ये कंपनी थी दोहा की। दूसरा, मैं मान ही नहीं सकता कि यूएई के जो एमिर होंगे या सऊदीया के जो एमबीएस साहब होंगे उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा होगा। तो क्रेडिट इन सबको भी उतना ही जाता है। बट मोदी जी ने कैसे किया, ये तो उनका गुडविल है भाई, उनका गुडविल बोलता है। और देखिए, ये भी दिखाता है आरजू जी कि भारत के नेतृत्व में दुनिया तैयार है चलने को। इंडियन लीडरशिप हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड। एटलीस्ट हमारे रीजन में जो भी पावर्स जो रिजेक्ट कर सकती थी, जिसको आपके यहाँ पे कहते हैं इंडियन हेजेमनी। आप इंडियन हेजेमनी और इंडियन लीडरशिप के बीच का डिफरेंस समझने के लिए आपको अरब और पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। इंडियन लीडरशिप को पाकिस्तानी बोलता है ये भारतीय हेजेमनी है, मनमानी है। और इंडियन लीडरशिप को अरबी बोलता है कि ये इंडियन लीडरशिप है या ये इंडियन डिसीजन मेकिंग है जिसमें हम साथ में चलना चाहते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। इंडियन लीडरशिप के लिए वेस्ट एशिया और या एशियन रीजन तैयार है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के जो इंडिया में एम्बेसडर हैं ग्रासिटी साहब, उन्होंने भी कहा था कि जो एज फार एज क्वाड इज कंसर्न, इंडिया इज एट द ड्राइविंग सीट। अमेरिका बगल की सीट पे बैठ करके हेल्प कर रहा है कि भाई ड्राइविंग ठीक ही चल रही है, और नेविगेशन दे रहा है जापान। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बीच में चिप्स चुप्स सप्लाई कर रहा है कि लोग खाते पीते रहे। सो दिस वाज हिज एनोलॉजी। तो प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप ने जो काम शायद 10, 15, 20, 25 साल बाद होता, उसको अभी ला के रख दिया। और जिसे हम कहते हैं कि ही इज लिटरली युग पुरुष, जो भी कहा जाए
जितना भी कहा जाए कम है। सोचिए उन 7 परिवारों के बारे में, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी कि डेथ पेनल्टी अरब ने दे दिया भैया। अरबों ने अगर डेथ पेनल्टी दे दी तो एंड ऑफ द मैटर हो जाता है वहां आई के लिए, गद्दारी के लिए, वो भी कतर, ऑफ ऑल द कंट्रीज इट वाज कतर, जिससे कि इंडिया के संबंध अच्छे नहीं थे। और इंडिया ने इजराइल के मुद्दे पे एक भी जो कह लीजिए टस से मस नहीं किया अपने आप को। सो अगेन all credit goes to the Pradhan Mantri Modi for his demeanor, personality, knowledge, leadership. He's not just the Prime Minister of India, he's President of the world now. लेकिन सर कतर से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कैसे लोग जो इनोसेंट हैं उनको उन्होंने पकड़ लिया, उसके बाद उनको डेथ पेनल्टी तक दे दी और उसके बाद आगे जाकर पहले वो खत्म की और फिर उनको रिहा कर दिया। मतलब कतर के ऊपर भी कई सवाल नहीं उठते कि उन्होंने कैसे गलत सजा दी उन लोगों को? देखिए, अब ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है, इस पे जाने की कोई जरूरत नहीं। कई बार होता है, हमारे यहाँ भी होता है कि जो ट्रायल कोर्ट है वो आपको सजाए मौत दे देती है और ऊपर की कोर्ट्स जो हैं आपको फिर कंप्लीटली एक्सोनरेट कर देती हैं, आपका एक्विटल हो जाता है। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। इसमें अगर आप लॉ पढ़ेंगी तो जब हम बच्चों को लॉ ऑफ क्राइम पढ़ाते हैं तो उसमें हम जनरल एक्सेप्शन बताते हैं और उसमें एक एक्सेप्शन बताते हैं कि यदि कोई जज अपनी ड्यूटी का परफॉर्मेंस करते हुए किसी को डेथ पेनल्टी दे दे और बाद में हायर कोर्ट कहे कि ये जजमेंट गलत था, तो जज के ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती। तो पॉइंट वही है कि जजेस हैं, कई बार आप अपना काम करते हो, जितनी आपकी समझ होती है, ईश्वर ने जितनी क्षमता दी होती है, आदमी अपना एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन कहता है। तो आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस। मैं लीगल प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जुडिशियल प्रोसेस की बात कर रहा हूं। तो होता है और फिर पार्डन भी होता है। कई बार क्या होता है ना कि आपको डेथ पेनल्टी मिल जाती है, उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है वो पार्डन कर देता है, माफ कर देता है अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए। सो ये भी एक है। तो वो जजेस के ऊपर कुछ कमेंट करना उचित नहीं होगा। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी जी और कुवैत के बीच में डील हो चुकी थी और एक वन ऑफ द ये था कि अगर आप देखें वोटिंग पैटर्न जो इंडिया ने फॉलो किया है इजराइल के अगेंस्ट में, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण वोटिंग जनरल असेंबली में की गई थी इंडिया के द्वारा इजराइल के अगेंस्ट में, जिसमें यह कहा गया था कि सीरिया का जो गोलान हाइट है जो आज की डेट में इजराइल के कंट्रोल में है, इंडिया ने कहा था कि आप उसको खाली करें इमीडिएटली। मतलब इंडिया हैज वोटेड फॉर दैट रेजोल्यूशन व्हिच डिमांडेड इजराइल टू वेकेट दैट गोलान हाइट्स एट द अर्लीस्ट। सो डील तो कुछ ना कुछ कटिंग हुई होगी, लेकिन ये कि इतनी जल्दी घर ही वापस आ जाएंगे ये तो हम भी भैया हैरान ही हो गए। मैंने कहा अभी तो प्रोसेस चलेगा, 1 साल तो लगेगा। ये तो 2 महीने के पहले, इलेक्शन के पहले ही आ गए। इलेक्शन का भी बहुत बड़ा रोल है, मैं आपको बता रहा हूँ। लोग उन्होंने बोला होगा कतर के उनसे, या जो भी लोग मोदी जी की हेल्प कर रहे होंगे, सबने ही प्रेशर तो डाल दिया होगा एकदम से कि भैया इलेक्शन से पहले ये 8 लोग घर जा रहे हैं कतर के अमीर साहब, आप कैसे करोगे देख लो, बट दे शुड रीच होम बिफोर इलेक्शन बिगिंस। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और यकीनन ये चीज भी जो है वो मोदी जी को प्लस पॉइंट दे देगी इलेक्शंस के दौरान। लेकिन तो थोड़ी सी बात अगर हम इससे आगे भी अगर आप परमिशन दें तो एक टॉपिक और भी मैं करना चाह रही थी। ये फार्मर्स को क्या हुआ है? दोबारा सुना है दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। इलेक्शन आ रहे हैं तो ये सब नहीं होगा, कैसी बातें कर रही हैं आप? इलेक्शन आ रहे हैं, मोदी जी को घेरना है, सो इट विल बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। अब ऐसी क्या, अभी तो कुछ है नहीं, सब वही का वही चल रहा था। पहले और जैसा तो नहीं आके बैठ जाएंगे बहुत लंबे टाइम के लिए, पहले बड़ा बोर किया था। इलेक्शन तक तो बैठेंगे मेरे ख्याल से। डेमोक्रेसी है भाई, जो जहां बैठ जाए, लोकतंत्र है। क्या कर लीजिएगा आप? एग्रीकल्चर मोस्टली स्टेट के अंडर में आता है, तो टेक्निकली आपका जो भी विरोध होना चाहिए वो स्टेट से होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का है ही नहीं है। तो अब अगर कोई एमएसपी को लेकर के या अब मोदी जी ने रिफॉर्म तो शुरू किया था, जो 3 एक्ट लाए थे एग्रीकल्चरल एक्ट, उन्होंने उसको तो वापस ले लिया। फिर तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या लेना देना है? बात अगर ये होती है कि जैसे जब कोई खरीद होती है तो कुछ ऐसे, अब मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता लेकिन मुझे पता है कुछ ऐसी खरीद होती है जो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है एफसीआई के थ्रू, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, जो खुद कुछ अन्न जो है यानी जिनको सेरल्स कहते हैं, या वो प्रोक्योर करके और अपने पास रखती हैं। तो वो उसमें एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे देती हैं कि इससे नीचे का प्राइस, जैसे कि अगर चावल है वो कह देंगे कि 2000 रुपए पर क्विंटल होगा, इससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा, और अगर कोई इससे नीचे खरीदता है तो स्टेट खुद ही खरीद लेगी।
तो ये गारंटी रहती है किसान के पास कि वो उससे ऊपर अगर किसी को बेच दे तो बेच दे, नहीं तो स्टेट तो खरीद लेगा ही। और जब स्टेट एक खरीदार भी होता है तो किसान को ये भी होता है कि ऐसा भी नहीं होगा कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट हो जाएगी। दूसरा, स्टेट का खुद का भी इंटरेस्ट रहता है। अब जैसे हमारे यहाँ भी कोरोना पड़ा था तो आपने फ्री में चावल और भी जो सेरेल्स हो सकते थे, खाद्यान्न जो होते हैं, वो तो उसका तो वितरण करवाया गया ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करवाया गया था। तो उसमें भी एफसीआई एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर इंडिया के गवर्नमेंट के पास होगा ही नहीं खाद्यान्न तो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करवा देंगे, ठीक है ना। तो इट्स अ होल स्कीम। हालांकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आता है, लेकिन एफसीआई उसको वो करती है, क्या नाम है, अक्वायर करती है, खरीदती है, ताकि उनके गोडाउन्स में इमरजेंसी के सिचुएशंस के लिए कभी फसल खराब हो जाए तो प्राइसेस नहीं बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो जाएं। क्योंकि आपको पता है कि बाकी प्राइसेस तो चल जाएंगे, मगर अगर आपके खाने पीने वाली चीजें जो एकदम स्टेपल डाइट जिनको हम कहते हैं, चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये अगर फसल खराब होने की वजह से अगर इनका दाम मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाए तो गरीबों को बहुत समस्या का सामना कर सकता है। इवन मिडिल क्लास की कमर भी टूट जाएगी अगर फूड बिल बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर जाए तो उसको देखते हुए काफी बड़ा रोल रहता है। अब मुझे तो नहीं पता कि इसमें मोदी जी ने अभी कोई ऐसी पॉलिसी लाए हैं वो जो कि किसानों को कोई अफेक्ट कर रहा होगा। मुझे तो ऐसा कुछ न्यूज मैंने पढ़ा नहीं, बट एज यूजुअल इंडिया में कुछ भी होता है, भले वो स्टेट गवर्नमेंट का प्रॉब्लम हो या वो जिला स्तर का प्रॉब्लम हो, तालुका स्तर का प्रॉब्लम हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब मोदी जी के ऊपर बिल फटता है। तो ये भी उसी का नतीजा है। आई थिंक मैंने इससे ज्यादा तो देखा नहीं बिल्कुल, लेकिन बहरहाल ऐसा होना नहीं चाहिए। इलेक्शन से पहले लोग इस तरह से जो निकल रहे हैं वो अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अगर पाकिस्तान के इलेक्शंस को देखें, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोग उस पर भी लड़ रहे हैं, और जिस तरह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते, इमरान खान के वो कहला रहे हैं, मगर अब उनको ऊपर वही चल रहा है कि उनको दूसरी पार्टी में शामिल करवाने के लिए उनको खरीदा बेचा वाला जो चलता है सिस्टम वो चल रहा है, क्योंकि वो किसी पार्टी के साथ अटैच नहीं है। कहने की हद तक ही है कि पीटीआई के, वरना उनको इजाजत है वो कहीं भी जा सकते हैं। कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान के इलेक्शंस को? क्या इस बार वाकई आपको लगता है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस हुए, या इस बार भी कहीं ना कहीं एजेंसीज और आर्मी का हाथ है? देखिए, इलेक्शन अगर फ्री और फेयर में होता ही है कि कितना फ्री है कितना फेयर, ये तो खुद ही बाहर के लोग, मैं कल आपका ही इस प्रोग्राम देख रहा था, आप भी किसी में इंटरव्यू में कह रही थी कि बहुत से इंटरनेशनल एजेंसीज ने तो क्वेश्चन उठा दिए ना। बात ये है कि पोस्ट इलेक्शन अगर खरीद फरोख्त हो रही है, जिसको हम हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, तो वो दैट कैन बी प्लग थ्रू सम लेजिस्लेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स। बट लोग अपना वोट तो कास्ट करें फ्री होके, जिसको वो चुनना चाहते हैं। देखिए, दुनिया में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ये कह दे कि मेरी डिसीजन जो है वो तुम्हारे डिसीजन की क्षमता से बेहतर है, मैं ज्यादा ऑनेस्ट हूं, तुम कम ऑनेस्ट हो। एक पॉलिटिशियन को दूसरी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है देन अ पर्सन जिसके परमानेंट जॉब है। अगर आप किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डीएम हो, पुलिस में एसपी हो, कांस्टेबल हो, आर्मी में कोई पोजीशन होल्ड करते हो, आपके पास एक गारंटी ऑफ जॉब होता है। बट आप सोचिए जरा पॉलिटिशियंस के विषय में, दे हैव नो गारंटी ऑफ जॉब, ठीक है ना। वो सारी जिंदगी मेहनत करते हैं कि हम इलेक्शन में गवर्नमेंट आए, लोगों की सेवा करें, पावर करें, उनका एक विजन होता है और उसके लिए वो आते हैं। तो अगर आप उनको आने ही नहीं दोगे और लोगों को मुतासिर करना कि आप मेरी पॉलिसी चुनिए या आप मेरी पॉलिसी चुनिए, ये तो काम ही पॉलिटिशियन का है। नहीं तो फिर इलेक्शन की जरूरत क्या है। तो अगर पाकिस्तान, मुझे ये लगता है कि इट्स अगेन अ सिचुएशन ऑफ 1971। द प्रॉब्लम इज कि पाकिस्तान सीखना ही नहीं चाहता, पाकिस्तान लोगों पे भरोसा नहीं कर रहा, पाकिस्तान अभी भी रूल ऑफ इंडिविजुअल से चलना चाहता है। ये प्रॉब्लम है। आपको लोगों को भगवान मानना पड़ेगा, जब तक ये नहीं होगा तब तक। जी बोलिए सर, 71 के साथ कैसे लोग कंपेयर कर रहे हैं कि 71 के साथ क्यों उसको मिलाया जा रहा है? 71 का बेसिक इशू क्या था? वो कह रहे थे, क्या नाम है, शेख मुजीबुर रहमान की आई हैव वॉन द इलेक्शन, हमें दो गवर्नमेंट, हम बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री। भुट्टो साहब ने कहा यार ये तो बंगाली है, ये कैसे रूल करेगा। आज आप बंगाली और वो तो बात नहीं करो, मगर बात तो यही है। दो कॉम्पिटिंग क्लेम आ गए। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं जीत गया हूं, और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमने विक्ट्री ले ली है। तो अब आप किसको चुनोगे, कैसे चुनोगे, किसको चुनोगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे चुनोगे।
अगर मैं होता, ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, हमारे यहाँ इस पे कई केसेस हुए हैं कि अगर मान लीजिए प्री पोल अलायंस नहीं है जैसा कि आपके यहाँ पे है और पार्टियां आई हैं जिनमें किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिला हुआ है, तो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री किसको इनवाइट करेगा? बिकॉज कि जब वो इनवाइट करेगा, सारी दुनिया में ये बात फिक्स है कि जो भी फ्लोर पे होगा वही वैलिड होगा, बाकी फ्लोर के पहले कि नहीं मैं इमरान खान के साथ हूं, नहीं मैं नवाज शरीफ के साथ हूं, ऐसे स्टेटमेंट का कोई वैलिडिटी नहीं होता जब तक आप फ्लोर पे आके हाथ उठा के कहते हैं कि हाँ भाई मैं इस गवर्नमेंट के साथ में हूं या अगेंस्ट में हूं, ये किसी को भी वैलिड नहीं दिया जाता। तो क्वेश्चन अब ये पूछा जाएगा आरिफ अलवी साहब से कि 3 क्लेम है भैया, अगर 2 क्लेम तो आएंगे कम से कम। एक है कि इमरान खान साहब जिनके पास 93 सीट्स हैं, दूसरी है आपकी पीएमएलएन पीपीपी, इन्होंने सो कॉल्ड एक पोस्ट इलेक्शन वो बना दिया है, अलायंस बनाया है, ये प्री पोल अलायंस नहीं है। तो किसको बुलाया जाएगा? क्योंकि जिसको आप पहले बुलाएंगे कि आओ और अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो, ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि प्रेसिडेंट अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसको बुलाएगा, किसका पहला हक है। तो मेरे हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल, मैंने और हमारे यहां भी ये सब हुआ है, उसके हिसाब से द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड कि इमरान खान साहब की जो पार्टी है उसको पहला मौका देना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हो चुका है ये, बीजेपी हाईएस्ट पार्टी थी 181 या कुछ लेकर के, और बाकी की सारी पार्टियां उनके अगेंस्ट में हो गई कि हम बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हार गए, वो 13 दिन के प्रधानमंत्री रहे थे, वो आए अपना 1 वोट से हारे, क्योंकि लोगों ने कहा कि आप भले सबसे बड़ी पार्टी हो मगर हम आपको जीतने नहीं देंगे, बीजेपी एक नॉन सेक्युलर पार्टी है, कम्युनल पार्टी है और आप एक कम्युनल आदमी हो, हम आपको नहीं जीतने देंगे, और वो हार गए। सबसे बड़ी पार्टी थी, वो हार गए। उन्होंने, उनका वो बहुत फेमस स्पीच है, आप सुन लें कि मैं संख्या बल के आगे सर झुकाता हूं और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुझे पूर्व मेजॉरिटी नहीं मिल जाती। ये होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। सो अगर आप चाहती हैं, जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान फिर से ना चला जाए उस पे क्या नाम है, ऑन द वर्ज ऑफ पोलराइजेशन, मैं अगर सिविल वॉर ना यूज करूं, पोलराइजेशन बहुत हैवी है इस समय देश में, आप बुलाएं इमरान खान साहब को, बोले कि तुम प्रूव करो अपनी मेजॉरिटी। पहली बात तो ये जो मेंबर्स एमएलए जो 93 एमएनए बने हैं आपके, वो ये बताएं कि इनका लीडर कौन है, ये एक रिजोल्यूशन पास करें, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स यही होगी, इनको अपना लीडर चूज करना होगा कि इनका लीडर कौन है। अगर वो कहते हैं कि इमरान खान हमारा लीडर है, तो फिर ये होगा कि इमरान खान लीडर है, उनके ऊपर तो 10-10 साल के और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का वो रखा है, तो आप कैसे उनको प्रधानमंत्री बनाओगे? एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर ये जो एमएनए हैं पीटीआई के, ये पहले डिसाइड करें इनका लीडर कौन है, यही पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स है उसका नंबर 1 पार्ट है। एमएनए का लीडर कौन है किसी को पता ही नहीं है, तो वो लीडर करे, वो लीडर जाकर के आरिफ अलवी साहब के पास जाए, बोले कि भाई हमारे पास सबसे ज्यादा है, आप हमें मौका दीजिए, क्योंकि हमको 13 दिन दीजिए, हम अलग अलग पार्टियों से बात करेंगे, क्या वो हमारे साथ आना चाहते हैं। जो पहले पावर के पास जाता है, लोग उससे जुड़ना चाहते हैं। अगर फ्री एंड फेयर होगा तो ठीक है ना, अगर फ्री एंड फेयर होगा तो मान लीजिए कि वो आते हैं 93 सीट्स के साथ, और जो उनको रिक्विजिट नंबर है 166 या कुछ जो नंबर है वो नहीं लेके आ पाते हैं, तो खेल खत्म हो जाएगा, वो हार जाएंगे। फिर उसके बाद आरिफ अलवी साहब दूसरी पार्टी को बुलाते हैं, बोले कि हाँ भाई अब पीएमएल, आप पीएमएल प्लस पीपीपी प्लस एमक्यूएन, क्योंकि ये नंबर तो है पीएमएल प्लस पीपीपी प्लस एमक्यूएम, मैं देख रहा था वो 144 है, ठीक है ना, तो 144 है, उनको आराम से मिल जाएगा, बिकॉज आपके यहाँ पे 60 सीट जो है वो फीमेल्स के लिए है और 10 सीट माइनॉरिटी के लिए रिजर्व है। वो इलेक्टेड नहीं होते, वो सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, उनका इलेक्शन नहीं होता, उनका सिलेक्शन होता है। तो जो भी पार्टी आएगी वो अपने लोगों के, अपने फेवर के लोगों को सेलेक्ट कर देगी, वो वोट उनके फेवर में जाएगा अगर उनका वोट काउंट होता है तो। सो मैं ये कह रहा हूं ना, ये ना करें आप, इमरान खान की पार्टी को दें मौका कि आओ प्रूफ करो, पहले ये बताओ लीडर कौन है, क्योंकि इमरान खान साहब लीडर तो हो नहीं सकते अब, बिल्कुल, जब तक उनके ऊपर से क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं हट जाएगी। या तो उनके ऊपर तुरंत एक स्पेशल कोर्ट बनाए और उसको बोले कि अगर वो लीडर चुने जाते हैं तो पीटीआई को भी हल्ला नहीं करना होगा, पीटीआई पहले बैठे, अपने जो एमएनए चुने गए हैं उनका एक रिजोल्यूशन ऑफिशियली पास करवाए, जो पीटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में पीटीआई के द्वारा इलेक्टेड या बैक्ड इंडिपेंडेंट एमएनए कहते हैं कि हाँ हम पीटीआई के उसको समर्थन दे रहे हैं और इमरान खान हमारा लीडर है, तब बात आगे बढ़ेगी। अभी तो सब हवा में बात हो रहा है कि आपका लीडर कौन है, आप अभी तो पीटीआई बैक्ड हो, आपकी तो पार्टी भी नहीं है, आप सारे इकट्ठे हो, ये भी नहीं पता है।
हाँ, सो इंडिपेंडेंट है सारे सारे। सारे इंडिपेंडेंट है, तो देयर इज लॉट ऑफ लूप होल्स। अगर पीटीआई काम कर रही है, चूंकि उनके साथ जाती हुई है, तो पीटीआई का जो भी एक इस समय वकील है, वो तुरंत पहले सारे एमएनएस को बुलवाए और एक व्हिप जारी करे कि भाई ये लोग हैं, ये हमारा मेंबर ऑफ जो एमएनएस हैं, इन्होंने इसको लीडर चुना है। और जो रूल है कॉन्स्टिट्यूशन में वो यही होता है कि जो पार्टी चुनती है, पार्टीज के एमएनए इलेक्टेड मेंबर जिसको चुनते हैं वही प्रधानमंत्री बनता है। तो अगर वो चुन ले इमरान खान को तो बात हो जाएगी, पर पहले आप चुनवाओ तो। बिल्कुल। पीटीआई हैज टू डू सम कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क बिफोर दे कैन गो इन। सब कोई पब्लिक में कर रहा है, कोई लेजिटिमेट बात नहीं कर रहा ना, दिक्कत ये हो रही है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए, वरना अभी तक सब लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर चल क्या रहा है, गवर्नमेंट कौन बना रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा। लेकिन जाते जाते एक बार फिर मैं जितने लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनको जरूर खासतौर पे हिंदुस्तान से मुबारकबाद देना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ी सक्सेस जो है वो पीएम मोदी को मिली है। जिस तरह से वो सारे लोग जो है अब इंडिया पहुंच चुके हैं कतर से, तो बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू आशुषी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।